EFM पेपर है हमारा भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 विनिमय साध्य विलेख, जिसमें आज हम चेक के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा। आज इसके कुछ हिस्सा आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें कि विनिमय साध्य विलेख हम किसे कहते हैं। तो विनिमय साध्य विलेख का अर्थ, विनिमय साध्य विलेख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विनिमय साध्य और विलेख। विनिमय साध्यता का अर्थ सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण है तथा विलेख का अर्थ कानूनी दस्तावेज से है। इस प्रकार विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विलेख है जिसका सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण होता है और हस्तांतरित को उसका स्वामित्व भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसमें विनिमय साध्य विलेख की परिभाषाएं। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13(1) के अनुसार एक विनिमय साध्य विलेख से तात्पर्य या तो आदेश पर या वाहक को देय प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बल या चेक से है। इसके अनुसार जितने भी बॉन्ड या कूपन है आदि को हम विनिमय साध्य विलेख के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। किसी भी दस्तावेज को विनिमय साध्य विलेख कहलाने के लिए उसमें कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए, जैसे कि वह निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, इसमें निश्चित राशि का भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश होना चाहिए, वह मांग पर या किसी निश्चित समय पर देय होना चाहिए और इसके साथ यह आदेश पर या वाहक को देय होना चाहिए। जिसमें भी ये सभी शर्तें शामिल होंगी उन सभी को हम विनिमय साध्य विलेख के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। विनिमय साध्य विलेख की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि यह विलेख वाहक है तो सुपुर्दगी मात्र से ही स्वामित्व का परिवर्तन हो जाता है, और यदि विलेख आदेश पर देय है तो प्रस्तांकन एवं सुपुर्दगी के द्वारा स्वामित्व परिवर्तन होता है। इसके साथ जो विलेख का प्राप्त करता है वो उसका वैधानिक अधिकारी भी बन जाता है और वह न्यायालय में भी अपने नाम से दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके साथ जो विनिमय साध्य विलेख हैं वो शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश होते हैं और शर्त जोड़ने पर ऐसे विलेख को विनिमय साध्य विलेख नहीं माना जाएगा। इसी के साथ विनिमय साध्य विलेख सद्भावना, सद्विश्वास एवं मूल्य के बदले प्राप्त किए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो धारक के अधिकार भी दूषित होंगे। विनिमय साध्य विलेख के द्वारा एक निश्चित राशि के भुगतान का भी आदेश दिया जाता है या प्रतिज्ञा की जाती है। इसी के साथ विनिमय साध्य विलेख की विशेषता एक ये भी है कि विनिमय साध्य विलेख हस्तांतरणशील होते हैं। विनिमय साध्य विलेख तभी विधि मान्य होंगे जबकि लेखक या वचनदाता के उस पर हस्ताक्षर हों। तो इस प्रकार से विनिमय साध्य विलेख में ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें विनिमय साध्य विलेख के पक्षकार, पार्टीज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। विनिमय साध्य विलेख के बहुत सारे पक्षकार होते हैं, जिसमें एक लेखक होता है, और लेखक हम किसे कहते हैं, विलेख के लिखने वाले को लेखक कहते हैं। एक होता है इसमें ड्रावी या आरती। विलेख में जिस व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है उसे हम ड्रावी या आरती कहते हैं, और चेक के संबंध में यदि हम बात करें तो बैंक ही ड्रावी होता है। इसमें एक होता है स्वीकर्ता या एक्सेप्टर। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जब बिल का जो ड्रावी है उस पर हस्ताक्षर करके स्वीकृत शब्द लिखकर धारक को इसकी सूचना दे देता है तो वह स्वीकर्ता कहलाता है। एक होता है इसमें इंडोर्सर या प्रस्तांकनकर्ता। विलेख को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से यदि प्रस्तांकित करने वाला व्यक्ति है तो वो प्रस्तांकनकर्ता कहलाता है। एंडोर्सी प्रस्तांकित भी होता है, जिसके नाम विलेख को प्रस्तांकित किया जाता है उसे हम प्रस्तांकिती या एंडोर्सी कहते हैं। एक होता है इसमें होल्डर या धारक। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विलेख का धारक वह व्यक्ति होता है जिसे उस विलेख को अपनी अधिकार में रखने और उस पर देय राशि वसूल करने का वैध अधिकार प्राप्त होता है। एक इसमें होता है आदाता, जिसे हम पेयी बोलते हैं, और धारा 7 के अनुसार जो पेयी है वह विलेख में उल्लेखित वह व्यक्ति होता है जिसको या जिसके निर्देश पर विलेख में लिखित धनराशि
प्राप्त करने या करवाने का अधिकार होता है। और इसके पक्षकार की बात हम करें तो अंतिम रूप से होता है यथाविधि धारक, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यथाविधि धारक वह व्यक्ति होता है जो किसी विलेख को सदविश्वास से देय तिथि से पूर्व तथा मूल्य के बदले में प्राप्त करता है। यथाविधि धारक का स्वामित्व हमेशा ही श्रेष्ठ होता है, भले ही उसके प्रस्तावकर्ता का दायित्व दूषित ही क्यों न रहा हो। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर विनिमय साध्य विलेख के जितने भी डिफरेंट पार्टीज या पक्षकार होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट टेस्ट में विनिमय साध्य विलेख के प्रकार, यदि हम प्रकार की बात करें तो विनिमय साध्य विलेख के प्रकार में आते हैं चेक आते हैं, प्रतिज्ञा पत्र आते हैं, विनिमय बिल और बैंक ड्राफ्ट आते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में केवल चेक की ही बात करेंगे और अब हम देखेंगे कि चेक हम किसे कहते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, यहाँ केवल हम चेक की बात करेंगे। चेक हम क्या होता है या चेक हम किसे कहते हैं। एक चेक लेखक द्वारा हस्ताक्षरित बैंक के नाम शर्त रहित एक ऐसा लिखित आदेश होता है जिसमें लेखक निर्दिष्ट व्यक्ति को उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को मांग करने पर एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर दे। इसमें उक्त राशि के भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के करने का आदेश नहीं होता है, उसे हम चेक कहते हैं। चेक के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित तत्व होने चाहिए, जैसे कि चेक का लिखित होना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ ग्राहक बैंक को आदेश देता है कि ग्राहक अपने इस आदेश से कोई शर्त नहीं जोड़ सकता। यह आदेश किसी बैंक विशेष के नाम से ही होता है और जो बैंक है किसी निश्चित राशि के भुगतान के लिए दिया गया आदेश पत्र है, किसी अन्य वस्तु के भुगतान के लिए दिए गए आदेश को चेक नहीं कहा जाता। और इसी के साथ जो चेक का भुगतान है वो किसको किया जाए यह पहले से ही निश्चित होना चाहिए। कभी कभी चेक का लेखक जब स्वयं भुगतान लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में पे टू सेल्फ लिखता है। ऐसी दशा में चेक का लेखक ही आदाता या प्रापक बन जाता है। चेक हमेशा मांगने पर देय होता है और चेक का भुगतान लेने के लिए इसे बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। चेक पर ऑन डिमांड शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती। चेक पर खातेदार के स्वयं के अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर लेखक के रूप में होने आवश्यक होते हैं और चेक का लिखना प्रस्तावना करना तभी पूर्ण होता है जब उसकी सुपुर्दगी कर दी जाती है। तो इस प्रकार से इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द चेक, चेक के आवश्यक तत्व हमने पढ़े। चेक फॉर्म का उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यूजेस ऑफ चेक फॉर्म्स की चेक फॉर्म्स क्या होते हैं। जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलता है तो उसके मांगने पर बैंक चेक बुक की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके लिए खाते में निर्धारित न्यूनतम जो बैलेंस है वह 1000 रुपये जमा रखना पड़ता है और यह राशि अलग अलग बैंकों में अलग अलग भी हो सकती है। एक चेकबुक में सामान्यतः 10 या 20 फॉर्म होते हैं और जितनी व्यावसायिक संस्थाओं को जो चेक बुक दी जाती है उसमें 50 से 100 फॉर्म तक भी हो सकते हैं। भारत में सामान्यतः बैंक द्वारा निर्गमित जो चेक है उसका चेक बुक का ही उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा कि चेक बुक कैसे होती है, उसका क्या प्रारूप होता है। नेक्स्ट टेस्ट के अंतर्गत चेक के पक्षकार कि चेक में कौन कौन से पक्षकार होते हैं। चेक में प्राय 3 पक्षकार होते हैं। पहला ड्रावर, दूसरा ड्रावी और तीसरा पेई। बैंक का ग्राहक जब अपने खाते में से भुगतान हेतु निर्धारित फॉर्म में बैंक को एक निश्चित राशि किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा उसके आदेशित को या वाहक को भुगतान करने का आदेश देता है तो वह चेक का आहर्ता या ड्रावर कहलाता है। और ड्रावी वह बैंक शाखा जिसको ग्राहक ने भुगतान का आदेश दिया है वो ड्रावी कहलाती है। और पेई या आदाता वह व्यक्ति संस्था जिसकी धनराशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है वह पेई कहलाता है। नेक्स्ट आता है इसमें चेक का रेखांकन कि हम चेक का रेखांकन हम किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि चेक के भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए चेक का लेखक
अपने बैंक को यह आदेश दे सकता है कि चेक का भुगतान खिड़की पर न करके किसी बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाए। इसके लिए चेक को रेखांकित करना पड़ता है। ऐसे चेकों को रेखांकित चेक कहते हैं। जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समांतर रेखाएं अथवा एंड कंपनी या इसमें किसी संक्षिप्त रूप के साथ तिरछी समानांतर रेखाएं खींची हों, चाहे उनके बीच अपराक्रम में शब्द लिखा हो अथवा नहीं हो, तो ये रेखांकन कहलाता है और ऐसा रेखांकन सामान्य रेखांकन कहलाएगा। तो इस प्रकार से चेक के रेखांकन की जो परिभाषा है हमने उसको पढ़ा और भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 123 व 124 में रेखांकन की जो परिभाषाएं हैं वो उसमें दी गई हैं। अब हम बात करते हैं रेखांकन के प्रकार की। जो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग रेखांकन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो सामान्य रेखांकन जनरल क्रॉसिंग और दूसरा विशेष रेखांकन या स्पेशल क्रॉसिंग। सामान्य रेखांकन क्या होता है? धारा 123 के अनुसार जब किसी चेक के मुख पर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींची गई हो तथा उनके बीच एंड कंपनी नॉट निगोशिएबल आदि शब्द लिखे गए हों और या न लिखे गए हों तो इसे हम सामान्य रेखांकन या जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। दूसरा इसमें विशेष रेखांकन या स्पेशल क्रॉसिंग। जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर बैंक का नाम लिख दिया जाता है, चाहे उसके साथ नॉट निगोशिएबल शब्द लिखा गया हो या नहीं, तो ऐसे परिवर्धन विशेष रेखांकन समझा जाएगा। विशेष रेखांकन में चेक पर किसी बैंक विशेष का नाम लिख देना ही पर्याप्त होता है। नेक्स्ट इसमें रेखांकन कौन कर सकता है? हु कैन क्रॉस द चेक? यदि हम ब्रिटिश अधिनियम की धारा 77 के अनुसार बात करें तो निम्नलिखित जो व्यक्ति हैं वो चेक का रेखांकन कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? लेखक कर सकता है चेक का रेखांकन, धारक के द्वारा किया जा सकता है, बैंक के द्वारा किया जा सकता है। सामान्य से विशिष्ट रेखांकन हम कर सकते हैं कि जब किसी चेक का लेखक चेक का सामान्य रेखांकन करता है तो चेक का प्रापक उस चेक का सामान्य से विशिष्ट रेखांकन भी कर सकता है। एक हम नेट निगोशिएबल जोड़ सकते हैं। जब किसी चेक का सामान्य अथवा विशिष्ट रेखांकन हो चुका हो तो चेक का धारक चेक पर नॉट निगोशिएबल शब्द को भी जोड़ सकता है। और कई बार बैंक के द्वारा भी पुनः रेखांकन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी लोग चेक का रेखांकन कर सकते हैं। अब जो अंतिम बात आती है इस वीडियो में वो है कि रेखांकन रद्द करना। रेखांकन रद्द करना कि बैंक का रेखांकन रद्द करना रेखांकन हटाना कहा जाता है और बैंक के आहरणकर्ता अथवा लेखक को ही रेखांकन को हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके लिए वह रेखांकन शब्द काटकर अपने साइन करता है और पे कैश शब्द लिख देता है। इससे चेक रेखांकित से खुले चेक में परिवर्तित हो जाएगा और इसकी राशि खिड़की पर से नकद प्राप्त की जा सकती है। लेकिन रेखांकन रद्द करने संबंधी कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनका कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट क्या है इसमें कि रेखांकन को केवल चेक का लेखक ही रद्द कर सकता है और रेखांकन रद्द करने के लिए पे कैश शब्द लिखकर साइन करने जरूरी है। रेखांकन रद्द करना महत्वपूर्ण परिवर्तन है, अतः इसके लिए चेक के लेखक को अन्य पक्षकारों से भी सहमति लेनी पड़ती है। और रेखांकन रद्द करने से चेक पुनः ओपन चेक हो जाता है जिसका भुगतान खिड़की पर प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे चेक पर भुगतानकर्ता बैंक को धारा 128 के अंतर्गत भी प्रोटेक्शन मिलता है। और जो अंतिम बात कि धारा 129 के अनुसार बैंक यदि रेखांकन चेक का गलत भुगतान करता है तो बैंक सही प्राप्तकर्ता के प्रति दायी होगा। तो इस प्रकार से आज हमने इस चैप्टर में विनिमय साध्य विलेख और खास विशेष रूप से चेक के बारे में पढ़ा।